हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में या इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में काफ़ी डिस्टर्बिंग रहा है। चाहे वह पीछे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल, हमास और ईरान का टेंशन हो। इन सब के अलावा अगर आप इंडिया के नेबरिंग कंट्री का सिचुएशन देखेंगे तो बांग्लादेश एक सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा है। नेपाल का भी वही हाल है। श्रीलंका का सिचुएशन भी सही नहीं है। पाकिस्तान का इशू तो इंडिया के साथ हमेशा बना रहता है और चाइना का टेंशन भी लगभग हमेशा रहता है। तो अब सवाल आता है कि हम ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं कि इस बात की संभावना काफ़ी कम है या लगभग ना के बराबर है कि इंडिया आने वाले दिनों में अपना डिफेंस स्पेंडिंग कम करे। तो ये देखते हुए डिफेंस सेक्टर भविष्य में एक अच्छा बेट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर पर अपने अंडरस्टैंडिंग को और सुदृढ़ करेंगे और उदाहरण के साथ डिफेंस सेक्टर के फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि फ्यूचर में भी डिफेंस सेक्टर क्यों एक अच्छा बेट हो सकता है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए स्क्रीन पर आप मिलिट्री स्पेंडिंग का ग्लोबल कंपैरिजन देख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है जो अपने मिलिट्री स्पेंडिंग पर 916 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो उसके जीडीपी का 3.4% है। उसके बाद चाइना आता है और अगले पायदान पे आता है रसिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 83.6 बिलियन डॉलर डिफेंस पर खर्च करता है। आप लोगों को यह अमाउंट अमेरिका की तुलना में कम लगता होगा, लेकिन हम अपने जीडीपी का 2.4% डिफेंस पर खर्च करते हैं। तो क्या आने वाले सालों में डिफेंस स्पेंडिंग पर हमारा यह नंबर और बढ़ सकता है? इसका जवाब है जी हाँ। हमारे आसपास के सिचुएशन को देखते हुए भविष्य में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि हमारे डिफेंस स्पेंडिंग में बढ़ोतरी हो। तो यह पहला पॉइंट हमने हाईलाइट किया जो आपको समझने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 में आता है इंडिया के डिफेंस स्पेंडिंग का ट्रेंड एनालिसिस। उदाहरण के लिए आप इस पार्टिकुलर चार्ट को देख सकते हैं। हमारे डिफेंस स्पेंडिंग में साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हुआ है। यह एक मैसिव ग्रोथ है एक्सेप्ट दिस ईयर। आप देख सकते हैं कि 2024-25 में डिफेंस स्पेंडिंग स्टैग्नेटेड है क्योंकि इस समय सरकार अपने खर्च में कटौती कर रही है। बहुत सारे मैक्रो इश्यूज भी है और बिहार और आंध्रा को भी तो फंड देने हैं। कोalition गवर्नमेंट है। इन सब के बावजूद डिफेंस बजट को ऑलमोस्ट मेंटेन्ड रखा गया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं वह आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम डिफेंस पेंशन पर होने वाले खर्च का है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरकार साल दर साल पेंशन पर होने वाले खर्च को सिस्टमेटिकली कम करते जा रही है। सरकार की नज़र हमारे सैनिकों के पेंशन पर है और वह हर एक तरकीब लगा रही है पेंशन को कम करने का या समाप्त करने का, चाहे वह अग्निवीर योजना के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो। खैर, हम उस आर्गुमेंट में नहीं पड़ेंगे और हम अपने डिस्कशन को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार पेंशन में कटौती कर उस फंड को संभवतः कोर डिफेंस स्पेंडिंग के लिए एलोकेट करेगी। जब हम डिफेंस स्पेंडिंग की बात करते हैं तो दो तरह की स्पेंडिंग आती है। पहला है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और दूसरा है इंपोर्ट ओरिएंटेड या लोकल यूज के लिए। इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर नहीं है। इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो इत्यादि। हम मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट को कम करना और डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। हम भविष्य में एक प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ अपने आप को देख रहे हैं। हमारे लोकल नीड को पूरा करने के लिए पीएसयू कंपनी के अलावा कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस सेक्टर में आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर पारस डिफेंस ने पिछले 2-3 साल में हमारे डिफेंस
और स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को ऐड ऑन किया है। इस तरह कई प्राइवेट प्लेयर्स हमारे डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रही हैं। भारत सरकार का लक्ष्य आने वाले डिकेड्स में डिफेंस इंपोर्ट को कम करना और उस रिक्वायरमेंट को इंडिजीनियस कंपनी से फुलफिल करना है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका व्यू पॉइंट 5, 10 या 15 सालों का है तो डिफेंस सेक्टर निश्चित तौर पर यहाँ से और एक्सेलरेट करने वाला है। तो यहाँ पर सवाल आता है, ओके फाइन, डिफेंस सेक्टर एक पोटेंशियल सेक्टर है, लेकिन अगर आप डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो कई स्टॉक्स ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं। उदाहरण के लिए अगर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यह स्टॉक 500 से 5600 हो चुका है सिर्फ 3-4 सालों में। यह स्टॉक 10x रिटर्न दे चुका है। अभी यह स्टॉक 5600 से करेक्ट होकर 4700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, लगभग 3.2 लाख करोड़ है और यह एक लार्ज कैप कंपनी है। अब यहाँ से इस कंपनी में 5x 10x रिटर्न पोटेंशियल है या नहीं, इसको हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट जो कंपनी की बात करेंगे वह है पारस डिफेंस। अगर आप पारस डिफेंस के चार्ट को देखेंगे तो यह स्टॉक भी 450 रुपये से 1600 रुपये हो चुका है, यानी 1-1.5 साल में 4x रिटर्न दे चुका है। अभी करेक्ट होकर यह 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप पारस डिफेंस के नंबर को एनालाइज करेंगे तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट्स में हार्डली कोई फंडामेंटल इंप्रूवमेंट है। यह एक प्योर सेंटिमेंटल ड्रिवेन स्टॉक है। अब दूसरी तरफ कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। उदाहरण के लिए है अपोलो माइक्रोसिस्टम्स। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। यह स्टॉक भी मात्र 3 सालों में 12 से 160 तक जा चुका है, यानी 13x रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन अब यह करेक्ट होकर 109 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मोर इम्पोर्टेंटली यह इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स अगर आप एनालाइज करके सेलेक्ट करते हैं और यदि यह आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में फिट होता है तो गिरावट पर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन इस सेक्टर से स्टॉक्स पिक करते समय वे क्या की पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला की पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस से हमारा क्या मतलब है? उदाहरण के तौर पर अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो HAL क्या मैन्युफैक्चर करता है? HAL एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरर है और इसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी करता है। अब इसके नेचर ऑफ बिजनेस के मैक्रोज को एनालाइज करना पड़ेगा, जैसे कि भारत में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई कितने % से ग्रो होने वाली है। क्या इस कंपनी का दूसरे कंट्री में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट करने का प्लान है? इस तरह के मैक्रोज पर हमें ध्यान देना होगा। तो किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले उसके ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो की पॉइंट है वह है फिक्स्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और वह कंपनी ग्रो कर रही है, उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो नेचुरली उसको अपना कैपेसिटी एक्सपेंड करना पड़ेगा। पुराने कैपेसिटी से वह टाइमलाइन नहीं मैच कर पाएगा, ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर HAL की बात करें तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक मल्टी बैगर कैसे हो गया पता नहीं। अब आप यहाँ पे आर्गुमेंट दे सकते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड था, बट फंडामेंटली आप इसको फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। अब HAL में यहाँ से आगे ग्रोथ के लिए आप इसके ऑर्डर पाइपलाइन को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान को चेक कर सकते हैं। आप इस तरह बाकी डिफेंस स्टॉक्स के ग्रोथ पोटेंशियल को भी एनालाइज कर सकते हैं। HAL इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हम सेम क्राइटेरिया से अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 3343 करोड़ है। अब यहाँ से इसे उदाहरण के तौर पर 10,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बनना
एक लेजिटिमेट गोल है। लेकिन अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी 3.2 लाख करोड़ है तो क्या वह 10 लाख करोड़ की कंपनी आसानी से बन सकती है? यह रियली टफ है और इसके लिए इसे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट सेल करना पड़ेगा। तो क्या भारत आने वाले दिनों में इस तरह के डिमांड को एब्जॉर्ब कर पाएगा? इसी तरह आप अपोलो माइक्रो सिस्टम के नेचर ऑफ बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। हाल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स करेक्शन फेज में है। अगर आप इस करेक्शन का पॉसिबल रीजन ढूंढने जाएंगे तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जहां इसमें मार्च क्वार्टर की तुलना में जून क्वार्टर में रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करना। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे एनालाइज करना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब फाइनल पॉइंट की बात करें तो आप कंपनी के कॉम्पिटिटर को जरूर चेक करें, यानी उसके पीयर कंपैरिजन को देखें। उदाहरण के लिए अगर आप अपोलो माइक्रो सिस्टम का पीयर एनालिसिस देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है जो हमेशा न्यूज़ में रहती है और इसका कॉम्पिटिटर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साइज को देखेंगे तो यह एक बड़ी कंपनी है। अब अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर इंडस्ट्री का साइज एक्सपेंड होने वाला है, यानी इतना था और भविष्य में इतना होने वाला है, तो आपको क्या लगता है अगर भविष्य में इंडस्ट्री का साइज एक्सपेंड होगा तो केवल एक प्लेयर इस डिमांड को मीट कर पाएगा? द आंसर इज नो। निश्चित तौर पर यह कंपनीज के बीच कंपटीशन को क्रिएट करेगा इस डिमांड को मीट करने के लिए और उस सेक्टर से रिलेटेड सभी कंपनियों का ग्रोथ होगा। दूसरी तरफ अगर इंडस्ट्री का साइज श्रिंक होने वाला है, छोटा होने वाला है, तो डोमिनेंट प्लेयर लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा करेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने स्टॉक्स पिक करने होते हैं। आपको इन सभी की पॉइंट्स पर ध्यान देने होते हैं एंड ऑफ कोर्स इन सब के बावजूद डिफरेंट रेशियोज को भी एनालाइज करने होते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको डिफेंस सेक्टर में फंडामेंटल एनालिसिस करने में मदद करेगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।